नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी भौगोलिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सच में दिमाग को हैरान कर देगी। हम बात कर रहे हैं भारतीय नदी प्रणालियों के बारे में। अक्सर नक्शे पर जो नीली लकीरें दिखती हैं, दरअसल वो सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, वो इस उपमहाद्वीप की रगों में दौड़ता जीवन है। इन्हें जलधाराओं ने सदियों से इस जमीन को अपना आकार दिया है और यहाँ की बड़ी बड़ी सभ्यताओं को पाला पोसा है। तो आइए इन नदियों की गहराई में उतरते हैं और भूगोल की इस असली शक्ति को समझते हैं। इस पूरी यात्रा को हम 5 हिस्सों में कवर करेंगे। पहला, उपमहाद्वीप की जीवन रेखा, फिर विशाल हिमालयी नदियां, तीसरा मध्य भारत और उसकी भ्रंश घाटियां, उसके बाद प्रायद्वीप की विशाल नदियां और आखिर में कुछ बेहद अनोखे तथ्य और भौगोलिक चमत्कार। चलिए शुरू करते हैं। हिस्से नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। उपमहाद्वीप की जीवन रेखा, एक विशाल नेटवर्क। जब हम भारतीय नदियों के इस जाल की बात करते हैं तो इसका स्केल सच में हैरान कर देने वाला है। यह किसी एक इलाके तक बंधी नहीं है। ये धाराएं पूरे देश के भूगोल को पूरी तरह से बांध कर रखती हैं और यहाँ की असली पहचान तय करती हैं। अब इतनी सारी नदियां इधर-उधर बह रही हैं तो इन्हें समझने के लिए एक व्यवस्था तो चाहिए ना। इसीलिए इस पूरे जल नेटवर्क को आधिकारिक तौर पर 12 मुख्य नदी प्रणालियों में बांटा गया है। पूरी 12, ताकि इस विशाल बहाव और उसके प्रबंधन को बेहतर ढंग से समझा जा सके। और जब ये नदियां आपस में मिलती हैं तो एक बड़ा ही कमाल का भौगोलिक हिस्सा बनता है, जिसे दोआब कहते हैं। दोआब यानी दो नदियों के संगम के बीच की जमीन। दरअसल होता क्या है, नदियां अपने साथ ढेर सारी मिट्टी और खनिज बहाकर लाती हैं और इन्हीं दोआब क्षेत्रों में बिछा देती हैं। यही वजह है कि ये इलाके खेती के लिए एकदम प्राइम और सबसे उपजाऊ आधार बनते हैं, एक तरह से नेचर का अपना फर्टिलाइजर। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विशाल हिमालयी नदियां और चोटियों पर उनका उद्गम। चलिए सीधे उत्तर दिशा की बर्फीली चोटियों की तरफ चलते हैं, जहां से दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर और विशाल नदियों का जन्म होता है। इनका आकार और ऊर्जा दोनों ही विशाल हैं। इन बड़े नदी तंत्रों की शुरुआत में एक बड़ा ही आश्चर्यजनक फैक्ट सामने आता है। सिंधु यानी इंडस और ब्रह्मपुत्र, इन दोनों ताकतवर नदियों की शुरुआत लगभग एक ही जगह से होती है। दोनों तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं, लेकिन आगे चलकर बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बहने लगती हैं। है ना अजीब? और वहीं भारत की सबसे अहम नदी गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमानद, जिसे हम गोमुख भी कहते हैं, वहां से होता है। वैसे सिंधु नदी अकेले इतनी ताकतवर नहीं बन जाती, उसके पीछे एक पूरी फौज है, जिसे पंचनद यानी 5 नदियों का समूह कहा जाता है। इसमें आती हैं सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। इन पांचों ने मिलकर उत्तर पश्चिम भारत के इतिहास और उसकी खेती की पूरी कहानी ही लिख दी है। अब थोड़ा गंगा नदी की बात करते हैं। आमतौर पर सब यही मानते हैं कि गंगोत्री से निकलते ही इसका नाम गंगा पड़ जाता है, लेकिन भूगोल के हिसाब से सच थोड़ा अलग है। शुरुआत में 2 नदियां होती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों अलग अलग बहकर आती हैं और देवप्रयाग नाम की जगह पर इनका भव्य संगम होता है। बस इसी मिलन के बाद इस संयुक्त धारा को आगे के लिए आधिकारिक तौर पर गंगा का नाम दिया जाता है। तीसरा हिस्सा, मध्य भारत और भ्रंश घाटी। हिमालय की उन बर्फीली चोटियों से निकलकर आइए अब अपना फोकस थोड़ा दक्षिण की तरफ मध्य भारत पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ नदियाँ एक बिल्कुल नया व्यवहार अपनाती हैं। यह हिस्सा भूगोल में एक कॉन्टिनेंटल डिवाइड की तरह काम करता है। यहाँ मध्य भारत में 2 बिल्कुल अलग नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक तरफ है पूर्व यानी ईस्ट की ओर बहने वाली नदियाँ, जिसका सटीक उदाहरण महानदी है। ये नदियां समुद्र में गिरने से पहले मैदानों में फैल जाती हैं और विशाल डेल्टास बनाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम यानी वेस्ट की ओर बहने वाली नदियां, जैसे नर्मदा और ताप्ती, उनका रास्ता ही अलग है। वो डेल्टा बनाती ही नहीं है, उसके बजाय ये कठोर चट्टानों के बीच भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैलीज से होकर तेजी से समुद्र में जा गिरती हैं। नर्मदा आखिर अपना ये अनोखा रास्ता बनाती कैसे है? सोचिए, एक नदी 2 विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के ठीक बीचों बीच से अपना मार्ग निकाल रही है। नर्मदा लगातार विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच की पत्थरीली घाटी से होकर बहती है। रास्ता इतना सकरा और कठोर है कि इसकी धारा बेहद तेज होती है, इसीलिए डेल्टा बनने का तो कोई मौका ही नहीं मिलता। और यहाँ का सबसे रोचक हिस्सा जानती क्या है?
वो है अमरकंटक पत्थर का एक बड़ा ही कमाल का भौगोलिक चमत्कार। एक ही पहाड़ी क्षेत्र से दो मुख्य नदियां निकलती हैं, लेकिन नतीजे बिल्कुल ऑपोजिट हैं। नर्मदा निकलकर सीधे पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में चली जाती है, जबकि सोन नदी ठीक उसी जगह से उत्तर दिशा में बहने लगती है और गंगा सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। भूगोल की यही अजीब बातें तो इस यात्रा को दिलचस्प बनाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हिस्सा नंबर 4 पर। प्रायद्वीपीय नदियां, दक्षिण का प्रवाह। मध्य भारत के पहाड़ों को पार करने के बाद सफ़र हमें प्रायद्वीप की उन विशाल नदियों तक ले आता है जिन्होंने लगभग पूरे दक्षिण भारत का रूप तय किया है। दक्षिण की इन नदियों में दो महान नदियां सबसे आगे हैं। एक है गोदावरी, जो इस प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अपनी विशालता के कारण इसे गर्व से दक्षिण गंगा का दर्जा दिया गया है। और दूसरी तरफ है कावेरी। कावेरी की सिर्फ जल मात्रा नहीं, बल्कि उसकी अद्भुत पवित्रता के कारण लोग इसके प्रति बेहद श्रद्धा रखते हैं। इसीलिए इसको गंगा ऑफ द साउथ माना जाता है। ये नदियां सिर्फ मिट्टी और जल नहीं लाती, अपने साथ पूरा का पूरा इतिहास भी समेटे हुए हैं। सदियों से बड़े बड़े सांस्कृतिक और व्यापारिक शहर इन्हीं के तट पर बसे हैं। चाहे वो शिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन हो, सरयू के तट पर पवित्र अयोध्या, गोदावरी के किनारे बसा नासिक, या फिर व्यापार का केंद्र सूरत, जो ताप्ती नदी के किनारे सांस लेता है। ये सिर्फ शहर नहीं है, इन नदियों द्वारा किए गए विकास के जीते जागते प्रमाण हैं। और अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और सबसे रोचक 5वें हिस्से पर, अनोखे तथ्य और भौगोलिक चमत्कार। देखिए, नदियां हमेशा सीधा साधा बहाव नहीं होती। इनमें कुछ ऐसे अजीब तथ्य और भौगोलिक चरम छिपे हैं जो आमतौर पर सुनने को नहीं मिलते। यहाँ भूगोल का एक बेहद दिलचस्प सवाल सामने आता है। हम सब जानते हैं कि कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देश के 8 राज्यों से एक इमेजिनरी लाइन की तरह गुजरती है। लेकिन जरा सोचिए, देश की ऐसी कौन सी नदी है जिसके नाम इस 23.5 डिग्री लैटिट्यूड वाली लाइन को एक नहीं बल्कि 2 बार पार करने का अनोखा रिकॉर्ड है? इसका जवाब है माही नदी। बिल्कुल, ये नदी इस अद्भुत भौगोलिक फीट को अकेले अंजाम देती है। अपने घुमावदार रास्ते से चलते हुए माही पहले कर्क रेखा को एक दिशा में पार करती है, आगे जाकर मुड़ती है और दोबारा इस इमेजिनरी रेखा को चीरते हुए आगे निकल जाती है। भूगोल की ये छोटी छोटी बातें वाकई रोमांचक हैं। आइए अब एक और अनोखी संकल्पना समझते हैं, अंतःस्थली, जिसे अंग्रेजी में इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। आमतौर पर एक नदी की मंजिल समुद्र होती है, राइट? लेकिन अंतःस्थली प्रणाली में नदियां समुद्र तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। वे शुरू तो होती हैं, पर आगे जाकर रेतीले या जमीनी इलाके में बिल्कुल गायब हो जाती हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण लूनी नदी है। ये राजस्थान के अरावली पहाड़ों से निकलती है और आगे चलकर कच्छ के रन की सूखी नमकीन जमीन में पूरी तरह से समाहित हो जाती है, बिना किसी समुद्र को छुए। खैर, हर नदी हमेशा वरदान देने वाली नहीं होती। कुछ नदियां अपनी तबाही और बदलते मिजाज के कारण कुख्यात नाम रखती हैं, जैसे दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक और बायोलॉजिकल डेजर्ट तक कहा गया, या फिर कोसी नदी, जिसे लोग बिहार का शोक पुकारते हैं। अपना मूल रास्ता अचानक बदलने और भयंकर बाढ़ लाने के चक्कर में इन नदियों को ये विनाशकारी उपाधियां मिली हैं। नेचर का एक निर्दयी रूप भी है यहाँ। लेकिन इस धारा की ताकत सिर्फ तबाही लाने तक सीमित नहीं है। जरा ब्रह्मपुत्रा नदी की क्षमता पर गौर कीजिए, जिसने असम में दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड यानी नदी द्वीप का निर्माण कर दिया है, जिसे माजुली कहते हैं। सोचकर देखिए, ये नदी यहाँ आके इतनी विशाल और चौड़ी हो जाती है कि उसके बहाव के ठीक बीच में एक पूरा का पूरा जिला और द्वीप बस जाता है। ये भूगोल के पैमाने का एक अनोखा चमत्कार है। और फिर जब गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना लंबा सफर समाप्त करती हैं, तो वो मिलकर दुनिया के सबसे विशाल और अनोखे डेल्टा का निर्माण करती हैं, सुंदरबन डेल्टा। इन नदियों की लगातार सदियों की मेहनत एक ऐसे पर्यावरण को जन्म देती है जहां घने मैंग्रोव जंगल और ताकतवर टाइगर दोनों एक साथ बसते हैं। ये इन नदियों की आखिरी और सबसे बड़ी धरोहर है। चर्चा को समेटते हुए एक आखिरी और बेहद दिलचस्प सवाल ज़हन में आता है। ये प्राचीन धाराएं बिना रुके लगातार घाटियां काट रही हैं, नए डेल्टा बना रही हैं और ज़मीन का आकार बदल रही हैं। तो सोचिए, ये नदियां आने वाले कल में इस उपमहाद्वीप के भविष्य के लिए क्या नई भौगोलिक विरासत छोड़कर जाएंगी?
प्रकृति का ये काम लगातार जारी है। उम्मीद करते हैं कि इन जल धाराओं की इस हैरातंगेज दुनिया को जानने के बाद अब नदियों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा।